इस वीडियो में हम द बिग 5 फैक्टर के बारे में जानेंगे कि इसका नाम कैसे पड़ा, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ये सब। तो इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करते हैं। पिछले कुछ डिकेड्स के दौरान जितनी भी रिसर्च हुई हैं वो इस कंक्लूज़न पे पहुंची है कि पर्सनैलिटी के केवल 5 डायमेंशंस होते हैं। मतलब सब लोग अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे पर्सनैलिटी पर। किसी ने बताया कि पर्सनैलिटी को बताने के लिए 60 डायमेंशंस होते हैं और किसी ने बताया कि 3 डायमेंशंस होते हैं। तो बाद में जब इन सब की थ्योरी को मिलाया गया और एनालाइज किया गया अच्छे से, तो सब इस कंक्लूज़न पे पहुँचे कि पर्सनैलिटी के 5 डायमेंशंस होते हैं, जो इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे जिनके बारे में, और इसको बिग 5 फैक्टर्स के नाम से जाना गया। वैसे तो सबने अपनी अपनी थ्योरी में पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। किसी ने इंडिविजुअल डिफरेंस को समझाने के लिए बिहेवियर और एक्सपीरियंस में डिफरेंस बताया है, और पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए बहुत से स्केल डेवलप किए गए हैं। और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी एक डिस्क्रिप्टिव मॉडल है, यानी पर्सनैलिटी को अच्छे से डिस्क्राइब करती है और पर्सनैलिटी को कैटेगरीज में बांटती है। तो पहले क्या हुआ कि कैटल ने ट्रेड्स की एक लिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने 4500 ट्रेड्स को रखा। तो अब तो ये बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि इनको एनालाइज किया अच्छे से, मतलब काट छाट के इन्होंने 35 वेरिएबल्स कर दिए। तो इसी 35 वेरिएबल्स को इन्होंने 5 डायमेंशंस के अंदर रखे। अब इनको जानते हैं, ये 5 डायमेंशंस क्या है इनके बारे में जानते हैं। यह मॉडल 1949 में D.W. फिस्क ने डेवलप किया था। बाद में नॉर्म्स स्मिथ गोल्डबर्ग द्वारा इसे आगे एक्सपेंड किया गया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी होती है उसको 5 मेजर डायमेंशन के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ये जो 5 ट्रेट्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। ये 5 डायमेंशंस हैं: एक्सट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस, कॉन्साइटनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी वर्सेस न्यूरोटिसिज्म, और कल्चर या ओपननेस। इसके बेसिस पर किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को मेज़र कर सकते हैं। एक्सट्रोवर्जन ये वही है जो आप, जैसा आपने सुना होगा कि कोई पर्सन जो है वो इंट्रोवर्ट है और कोई पर्सन जो है वो एक्सट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्जन का मीनिंग है कि कौन कितना सोशलेबल है, मतलब सोसाइटी में कितना घुलता मिलता है। तो लो एक्सट्रोवर्जन वाला पर्सन क्वाइट होगा, शांत होगा, दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा, वो एक तरह से इंट्रोवर्ट होगा। और हाई एक्सट्रोवर्जन वाला पर्सन आउटगोइंग होगा, दूसरों से मिलना जुलना उसको पसंद होगा, वो इजीली कंफर्टेबल हो जाता है दूसरों के साथ। नेक्स्ट ट्रेड है एग्रीएबलनेस, मतलब आप दूसरों से कितना सहमत रखते हैं। इसमें मतलब कि आप कितना दूसरों से मिलते जुलते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात से एग्री करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अगर किसी ने कुछ सजेशन दिया तो वो उसको बोलते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सीधा सब में मना ही करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दूसरों की भी बात को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी भी बात को सुनते हैं, उनके साथ एग्री होते हैं, ऐसे। तो जो हाई लेवल वाले होते हैं, जिन पर्सन का एग्रीएबलनेस हाई होता है, ज़्यादा होता है, वो दूसरों के साथ सहमति दिखाते हैं, कोऑपरेटिव बिहेवियर वाले होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, गुड नेचर वाले होते हैं। और लो स्कोर वाले पर्सन जो होते हैं वो अनकोऑपरेटिव होते हैं और
सस्पिशियस होते हैं, पुअर वर्किंग रिलेशनशिप वाले पर्सन होते हैं। नेक्स्ट पर्सनैलिटी ट्रेट्स है कॉन्शियसनेस। इसमें हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस, गुड इम्पल्सिव कंट्रोल एंड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है, आप कोई भी काम करते हैं तो कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं, और जो लोग कम गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, तब उनका कॉन्शियसनेस लेवल हाई होता है। और जो लोग कम टाइम में ज़्यादा गोल्स को अचीव करने के लिए फोकस करते हैं कि मतलब वो ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, उन लोगों का कॉन्शियसनेस लेवल लो माना जाता है। और हाई लेवल वाले लोग सेल्फ कंट्रोल होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन वाले होते हैं, और जो कम लो कॉन्शियसनेस लेवल वाले होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब लो सेल्फ कंट्रोल वाले होते हैं, उनमें लो सेल्फ डिसिप्लिन देखा जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोटिसिज्म। मतलब आप अपने इमोशंस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। हाई न्यूरोटिसिज्म वाला पर्सन मतलब काम होता है, सिक्योर होता है, शांत होता है, मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। उसको पता होता है कब कहाँ कौन सा इमोशन प्रेजेंट करना है। और जो लो इमोशनल स्टेबिलिटी वाला पर्सन होता है वो इनसिक्योर महसूस करता है, डिपेंडेंट होता है दूसरों पर, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो चाहता है लोगों से मतलब सहानुभूति दिखाए। ओपननेस का मीनिंग है कि कौन कितने नए इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने बिलीफ आइडियाज़ को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में कुछ लोगों का मानना था कि गर्ल्स को पढ़ने नहीं देना चाहिए, उनको मतलब घर के काम कराना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया कुछ लोगों की सोच चेंज होती गई, उन्होंने नई इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया कि हाँ गर्ल्स भी पढ़ लिख सकती है, कुछ बड़ा कर सकती है। बट कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई। मतलब जिन पर्सन का ओपननेस लेवल हाई होता है, मतलब जो ज़्यादा ओपन होते हैं, वो न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अपने आइडियाज़ बिलीफ को चेंज करते हैं। और ऐसे लोग ब्रॉड इंटरेस्ट वाले होते हैं, मतलब उनको न्यू चीज़ों को जानने अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है। ये लोग इमेजिनेटिव और क्रिएटिव भी होते हैं। और जिन पर्सन का ओपननेस लेवल कम होता है, लो होता है, ऐसे लोग न्यू आइडियाज़ या इन्फॉर्मेशन को न जानना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। तो ये था बिग 5 मॉडल। इन 5 ट्रेट्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को मेज़र कर सकते हैं। अब बिग 5 और 5 फैक्टर मॉडल और 5 फैक्टर थ्योरी के बीच डिफरेंस जानते हैं। बिग 5 एक क्लासिफिकेशन करता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स का। बिग 5 एक फिनोमिना है, ना कि थ्योरी है। इसकी खोज फैक्टर एनालिसिस के दौरान हुई थी। जैसे हमने पढ़ा था पीछे कि सबकी थ्योरीज को एनालाइज किया जा रहा था और उसी से पता चला कि पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए सिर्फ 5 डायमेंशंस की ज़रूरत है। फैक्टर एनालिसिस का यूज़ ये एनालाइज करने के लिए किया गया था कि ह्यूमंस में वेरियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स की रेटिंग कैसे कोरिलेट करते हैं। ये पहले अमेरिकन और वेस्टर्न लोगों पर बेस्ड था ये मॉडल, पर अब ये रिसर्च हो रही है कि क्या ये सारे कल्चर्स पर उतना ही अच्छे से लागू होता है जितना अमेरिकन और वेस्टर्न पे होता है। अब जानते हैं 5 फैक्टर मॉडल को। तो इसे हम
बिग 5 के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं। मतलब दोनों एक ही हैं, बस इसमें मॉडल वर्ड का यूज़ कर दिया है इसे और साइंटिफिक बनाने के लिए। बिग 5 वर्ड ल्यू गोल्डबर्ग ने खोजा था और ये वर्ड पर्सनैलिटी की स्टडी से जुड़ा हुआ वर्ड है। और 5 फैक्टर मॉडल आमतौर पर पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी का यूज़ करके ट्रेड्स के स्टडी से जुड़ा हुआ है। यहाँ इसके कुछ एडवांटेज बताए गए हैं कि ये यूनिवर्सल है, मतलब सारे कल्चर्स में यूज़ हो सकते हैं, और ईज़िली अंडरस्टैंडिंग है, मतलब आसानी से समझ आ जाता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी इसको यूज़ किया जाता है, और ये लोगों को अपने आप को समझने के लिए भी हेल्प करता है, जिससे लोग अपने बारे में और बेटर तरीके से जान सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि ये सेल्फ साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, तो कई बार क्या होता है कि लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ झूठी बातें भी बता देते हैं, तो जिससे हमारी असेसमेंट गलत हो जाती है। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि लोगों में लैंग्वेज बैरियर्स आ सकते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चनरी है वो इंग्लिश में बनी है, तो हो सकता है कि किसी और पर्सन को जिसको इंग्लिश ना आती हो उसको दिया जाए ये असेसमेंट करने के लिए, तो वो उसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा, तो ये होता है लैंग्वेज बैरियर। अब जानते हैं इसको मेज़र कैसे कर सकते हैं। इसकी बहुत से इन्वेंटरीज हैं जिससे हम इसे मेज़र कर सकते हैं। पहला BFI यानी बिग 5 इन्वेंटरी, ये एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी है। इसमें 44 आइटम्स होते हैं जो पर्सनैलिटी के 5 डायमेंशंस को मेज़र करते हैं। दूसरा है NEO-PIR, इसमें 240 आइटम्स है जो पर्सनैलिटी के 5 डायमेंशंस को बताते हैं। इसे पॉल कोस्टा और मैक्रे ने डेवलप किया था, और इसका स्मॉल वर्जन जिसमें 60 आइटम्स हैं यानी NEO-FFI, इसको भी कोस्टा और मैक्रेक ने डेवलप किया था। और ऐसे बहुत सारे असेसमेंट हैं जिसमें सिर्फ 10 आइटम्स का यूज़ किया गया है पर्सनालिटी को मेज़र करने के लिए, जिसे हम 10 आइटम पर्सनालिटी इन्वेंटरीज कहते हैं, और इसे सैम गॉसलिंग ने डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स इन साइकोलॉजी। जैसे हमने पहले जान लिया था कि ये बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन कौन से हैं, तो इन 5 डायमेंशंस का यूज़ वेरिएशन को ध्यान में रखने के लिए किया जाता है। जैसे एकेडमिक अचीवमेंट के लिए कि कौन पर्सन कितना डिफरेंट है इस मामले में, और वर्क परफॉर्मेंस के लिए भी कि वर्क परफॉर्मेंस किसकी बेटर है किसकी लो है, ये जानने के लिए भी। और तीसरा अच्छा पर्सन बनने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। अब जानते हैं इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहला है कि फैक्टर्स डायमेंशंस होते हैं, ना कि टाइप्स। मतलब ये नहीं है कि पर्सन के अंदर कोई एक टाइप होगा, जैसे कि ये नहीं है कि पर्सन एक्सट्रोवर्ट होगा या इंट्रोवर्ट होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, नहीं, बल्कि वो पर्सनैलिटी की लाइन पर कहीं पे भी आ सकता है। यानी उसमें एक डिग्री शो होगी कि कितने डिग्री तक वो एक्सट्रोवर्जन है या कितने डिग्री तक वो इंट्रोवर्जन है, इस तरीके से। सेकंड ये है कि ये स्टेब्लिश हैं, यानी ये चेंज नहीं होते। जैसे कि पर्सन आज एक्सट्रोवर्ट है तो कल वो इंट्रोवर्ट बन जाएगा, नहीं, ये स्टेबल होते हैं। थर्ड फैक्टर हेरिटेबल हैं, यानी जीन्स के द्वारा मिले हुए हैं। हमारे अंदर जो डायमेंशंस हैं वो हमें
जीन्स के द्वारा मिले हुए हैं। फोर्थ है कि हम इसे इन्वायरमेंट से एडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब ये डायमेंशन हेरिटेबल होते हैं और इन्हें हम अपने इन्वायरमेंट की हेल्प से और बेटर बना लेते हैं। मतलब इसमें हेरिडिटी का भी रोल दिखाया है और इन्वायरमेंट का भी रोल दिखाया है। फिफ्थ, ये यूनिवर्सल है, मतलब इसे अदर लैंग्वेज में भी बना दिया गया है ताकि दूसरे कल्चर्स के लोग भी इसे ईजिली समझ सके और अपनी पर्सनैलिटी को मेज़र कर सके। सिक्स्थ है कि जब हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जान लेते हैं तो ये हमें हेल्प करता है उसकी थेरेपी में। यानी अगर हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जान जाते हैं या अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान गए कि हम इस टाइप के हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसको ट्रीटमेंट कैसे देनी है, या मतलब हम अपने ही ऊपर ले लेते हैं कि हमें पता है कि हम किस टाइप के पर्सन हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें बेटर फील हो। तो ये थी इनकी थ्योरी, बिग 5 कह लो या 5 फैक्टर मॉडल कह लो, ये थी इनकी थ्योरी।